नमस्कार। देखो, आज की जो वीडियो है उस वीडियो का हमारा टॉपिक है अति संयुग्मन प्रभाव। क्या नाम है? अति संयुग्मन प्रभाव। और इस अति संयुग्मन जो प्रभाव है इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वजह से इसको हम क्या कह देते हैं? एच इफेक्ट या एच प्रभाव भी कह देते हैं। इससे पहले मैं आपको सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से संबंधित कुछ वीडियो बना चुका हूं और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन संबंधित जो प्रभाव है वो 4 होते हैं। और उसमें आपका जो पहला प्रभाव था प्रेरणिक प्रभाव, उसकी वीडियो हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग भी बता चुके हैं। उसके बाद आपकी जो अगली वीडियो थी, अगली क्या थी? वीडियो। और जो दूसरी वीडियो थी उस दूसरी वीडियो में आपके लिए जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपके लिए अनुनाद। तो अनुनाद आपका कंप्लीट हो गया है। और अनुनाद के बाद आपका जो तीसरा इफेक्ट है वो है अति संयुग्मन प्रभाव। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसको देखते हैं अपन। तो अति संयुग्मन प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाकर। क्या नाम था? वाकर व नाथन। क्या नाम था भैया? वाकर और नाथन। तो सबसे पहले इसके बारे में वाकर और नाथन ने बताया था, इसलिए इसको वाकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाकर नाथन प्रभाव। पहला नाम क्या है? अति संयुग्मन प्रभाव। और दूसरा नाम क्या है इसका? वाकर नाथन प्रभाव। ठीक है ना। अब देखो, ये वाकर नाथन जो प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है? वाकर नाथन प्रभाव। वास्तव में ये जो प्रभाव है यानी कि अति संयुग्मन प्रभाव है, वाकर नाथन प्रभाव, ये भी एक प्रकार का अनुनाद प्रभाव ही होता है। ठीक है ना। यानी कि वास्तव में क्या है? एक प्रकार का अनुनाद प्रभाव है। अनुनाद प्रभाव पढ़ा चुका हूँ, यानी कि कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, लगभग उसी प्रकार का। देखो, रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि वहां पर आपका क्या होता है? धन आवेश हो या ऋण आवेश हो या लोन पेयर हो या अकेला इलेक्ट्रॉन हो, इनमें से कोई सी भी एक चीज हो। उसके बाद क्या आता है? सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और डबल। यानी कि यहाँ पर इस धनावेश का या ऋणावेश का या लोन पेयर का या एकल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकरण। और विस्थानीकरण होता है इसी की वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव तो ये था, लेकिन आपका अति संयुग्मन प्रभाव भी लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो ये है, ये वाली कंडीशन नहीं होती। वहां पर क्या होते हैं? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का किसके साथ? तो असंकृत पी कक्षक। कौन सा कक्षक भैया? असंकृत पी कक्षक। या असंकृत पी कक्षक के अलावा क्या हो सकता है? पाई बंध। क्या होता है? पाई बंध। कंडीशन समझना, क्या कहोगे? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का असंकृत पी कक्षक या पाई बंध के साथ। किसके साथ? पाई बंध के साथ इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण जो है उसको क्या कहते हैं अपन? अति संयुग्मन प्रभाव। तो वहां जो आपका अनुनाद प्रभाव होता है उसमें अपन यहाँ पर क्या लेते हैं? तो लोन पेयर या ऋणावेश या धनावेश या अकेला इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर वास्तव में क्या लेते हैं? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का असंकृत पी कक्षक के साथ या पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होता है? विस्थानीकरण होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? अति संयुग्मन प्रभाव। तो मैं अब बता देता हूँ आपको दोबारा से कि जो अति संयुग्मन प्रभाव है, अति संयुग्मन प्रभाव, इस अति संयुग्मन प्रभाव 2 कंडीशनों में होता है। कितनी कंडीशनों में? 2 में। तो जो आपकी पहली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन भैया? पहली कंडीशन वो है सिग्मा बंध व असंकृत पी कक्षक के मध्य। बता रहा था मैं आपको, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का असंकृत पी कक्षक के या क्या था? पाई बंध। तो पहली कंडीशन तो असंकृत पी कक्षकों के साथ है और दूसरी कंडीशन क्या है? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ है। तो मैं आपकी कंडीशन हो गई सिग्मा बंध व असंकृत पी कक्षक के मध्य। ठीक है ना। तो अति संयुग्मन प्रभाव हो सकता है। दूसरा क्या है? सिग्मा बंध व पाई बंध के मध्य इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। तो अति संयुग्मन प्रभाव की कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन। पहला है सिग्मा बंध व असंकृत पी कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। दूसरा है सिग्मा बंध व पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के मध्य विस्थानीकरण। तो जो पहला कंडीशन है जिसमें आपकी सिग्मा बंध और असंकृत पी कक्षक मध्य इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थानीकरण होता है, ये पाया जाता है आपके किसमें? कार्बोकैटायन में। किसमें पाया जाता है? कार्बोकैटायन में। इसके अलावा कार्बन मुक्त मूलक में। तो ये कंडीशन इन दोनों में पाई जाएगी। कौन कौन सी? सिग्मा बंध व असंकृत पी कक्षक मध्य इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण।
और एक चीज़ बिल्कुल विशेष करके आप ध्यान रखना कि कार्बोकैटायनों का स्थायित्व और कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व की जो व्याख्या है वो हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव की सहायता से। ये बताएगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी और कौन सा कार्बोकैटायन कम स्थायी है, कौन सा कार्बन मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी और कौन सा कार्बन मुक्त मूलक कम स्थायी है। इधर आओ, आपका जो सिग्मा बंध और पाई बंध के बाद जो इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण पाया जाता है ये पाया जाता है किसमें, एल्कीनों में। किसमें पाया जाता है, एल्कीनों में। तो एल्कीनों के जो स्थायित्व की व्याख्या है वो भी हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव की सहायता से। तो अति संयुग्मन प्रभाव शुरू हो गया है आपका, और इसमें मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी, क्या बताया था कि इसको किसने दिया था, बाकर और नाथन ने। तो प्रभाव कौन सा कहलाता है, बाकर नाथन प्रभाव। और दूसरी कंडीशन बताई थी कि यह भी एक प्रकार का क्या होता है, अनुनाद प्रभाव ही होता है। क्या होता है, अनुनाद प्रभाव। अगली कंडीशन बताई थी कि इसमें सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, कौन से भैया, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का असंकृत पी कक्षक, असंकृत पी कक्षक या पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकरण होना क्या कहलाता है आपका, अति संयुग्मन प्रभाव। अब ये मैं कंडीशन जो है दो प्रकार की है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का असंकृत पी कक्षक के साथ और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का पाई बंध के साथ, या इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या हो गया आपका, अति संयुग्मन प्रभाव। तो ये किसमें पाया जाता है, कार्बोकैटायन में, ये किसमें पाया जाता है, कार्बन मुक्त मूलक में, और ये किसमें पाया जाता है, एल्कीनों में। तो तीन चीज आगे अपने पास, कार्बोकैटायन, कार्बन मुक्त मूलक और एल्कीन, और इनके स्थायित्व की व्याख्या हम किसकी सहायता से करेंगे, अति संयुग्मन प्रभाव की सहायता से। एक चीज ध्यान रखना, इसमें कार्बोकैटायन तो आया लेकिन कार्ब एनायन नहीं आया। क्या नहीं आया, कार्बेनायन। तो कार्बेनायनों की स्थायित्व की व्याख्या हम इसकी सहायता से नहीं करेंगे, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका टॉपिक शुरू हो गया है। टॉपिक क्या हो गया है, शुरू। तो यहाँ देखो आप, मैं कार्बोकैटायन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास है CH3, क्या है, CH3, मैं ऐसे बना देता हूँ, CH3 हो गया आपका, और CH3 के बाद क्या आ गया, CH2। तो CH2 इस प्रकार से बना देता हूँ, और CH2 के बाद इस कार्बन पर क्या होगा, धन आवेश। तो ये कार्बोकैटायन हो गया। अब चेक करो आप, जो कार्बोकैटायन है इसका संकलन होता है sp2। कौन सा होता है, जो भी कार्बोकैटायन होता है उसमें कार्बन का संकलन क्या होता है, sp2। और अगर इसका संकलन sp2 है तो इस पर एक असंकृत क्या होगा, p कक्षक। क्या होगा, तो ये क्या है, असंकृत। क्या है भैया, ये असंकृत p कक्षक। देखो कंडीशन समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर लिखा है मैंने सिग्मा बंध व असंकृत p कक्षक। तो सिग्मा बंध किसका है, तो ये CH सिग्मा बंध। कौन सा, CH, C और H सिग्मा बंध है। कौन सा बंध है, सिग्मा बंध। तो CH सिग्मा बंध व ये वाला जो कार्बन इस पे क्या है, असंकृत p कक्षक। तो CH सिग्मा बंध व असंकृत p कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या कहलाता है आपका, अति संयुग्मन प्रभाव। तो ये इसमें हो जाएगा कार्बोकैटायन में। देखो चेक कर लेना, CH सिग्मा बंध के बाद सिंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अगर CH सिग्मा बंध के बाद सिंगल आ रहा है और उसके बाद में आपका ये असंकृत p कक्षक आ रहा है तो ही अति संयुग्मन प्रभाव होगा। यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों का हम इसके साथ क्या दिखाएंगे, अति संयुग्मन। अब आ जाओ एल्कीन पर। तो मैं एल्कीन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं आपसे कहूँ मेरे पास है CH3, क्या है भैया, CH3, फिर है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक कोई समस्या थोड़ी है। अब बताओ, इसमें एक सिग्मा बंध है और ये क्या है, पाई बंध। और आपने पढ़ा होगा पाई बंध जो होता है, कौन सा बंध, पाई बंध, वो दो असंकृत p कक्षकों के समपार्श्वी है, समपार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। यानी कि जो पाई बंध का जो निर्माण हो रहा है वो आपका यहाँ पर एक p कक्षक होगा और यहाँ भी क्या होगा, एक p कक्षक, और ये दोनों p कक्षक आपस में क्या कर रहे हैं, समपार्श्वी अति व्यापन, और क्या बन रहा है आपका पाई बंध। तो यहाँ पर ये जो CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है, CH सिग्मा बंध के क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आ रहा है, सिंगल, और फिर क्या आ रहा है आपका ये पाई बंध। तो इन इलेक्ट्रॉनों का इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या कहलाता है, अति संयुग्मन प्रभाव। दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, दो। पहली कंडीशन CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन और किसके साथ, असंकृत p कक्षक के साथ, और यहाँ CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन किसके साथ, द्विबंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो विस्थानीकरण हो रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव। तो कंडीशन समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ से आपका अति संयुग्मन प्रभाव की परिभाषा हो गई, दोनों कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन को मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। मैं इस कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन की अनुनादी संरचना लेता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि वास्तव में ये एक प्रकार का क्या है, अनुनाद प्रभाव भी है, लिखा है। तो इसकी भी क्या बनेगी, अनुनादी संरचना है। तो मैं अनुनादी संरचना बना रहा हूँ। तो देखो आप इसकी अनुनादी संरचना। देखो मैंने सबसे पहले ये लिया है C, क्या लिया भैया, CH3, और CH3 के बाद क्या आ गया, C आ रहा है, और C पर क्या आ रहा है, वास्तव में यहाँ कितने H आ रहे हैं, 2, और यहाँ कौन सा आवेश था, धन आवेश था। क्या था भैया, धन आवेश। असंकृत p कक्षक को दर्शाना कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन देखो, बंध का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन क्या हाइड्रोजन। तो विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी वो लेगा, किसकी ज्यादा है बताओ, कार्बन की क्या हाइड्रोजन की। तो कार्बन की ज्यादा होती है, कितनी होती है कार्बन की, 2.5। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा आपका, यहाँ से कार्बन लेगा, तो इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा
प्लस, देखो मैं इसकी अगली अनुनादी संरचना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात को समझना। सी है, पीछे की तरफ एच है, पीछे की तरफ क्या है, एच, इसको हमने तोड़ा नहीं है, नीचे भी क्या है आपका एच है, इसको भी तोड़ा नहीं है। लेकिन सी और एच की अगर बात करें तो यहाँ क्या है आपका ये सिग्मा बंद। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, हाइड्रोजन के कार्बन, तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। तो ऊपर वाले जो एच है यहाँ पर क्या आएगा प्लस और नीचे क्या आएगा माइनस। इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्या बना लेगा बंद, तो यहाँ क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बाद क्या आ जाएगा सी, और इस पर कितने एच लग रहे हैं आपके 2, कितने लग रहे हैं 2। तो कंडीशन समझना, यहाँ से सी एच बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस असंकृत पी कक्षा के साथ या कार्बोकैटायन के साथ क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। तो ये क्या हो गया अति संयुग्मन प्रभाव। अब आप अगली कंडीशन फिर देखो, मैं अगली अनुनादी संरचना इसकी और बनाता हूँ। तो अगली अनुनादी संरचना को आप थोड़ा सा समझना। तो अगली क्या है, जैसे आपने अभी इस हाइड्रोजन को तोड़ा है, तो अभी ये वाला हाइड्रोजन रह रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी रह रहा है। तो इस वाले हाइड्रोजन का बंद तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा हाइड्रोजन के कार्बन। तो सेम कंडीशन है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस, और माइनस प्लस के साथ क्या होना लेगा बंद। तो अगली अनुनादी संरचना यहाँ सुनाएंगे, एच पर क्या आएगा प्लस, सी है, ऊपर वाला एच जुड़ा रहेगा, नीचे वाला भी जुड़ा रहेगा, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, क्या आ जाएगा CH2। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं अगली अनुनादी संरचना। बताओ ये वाला हाइड्रोजन ने भाग ले लिया, इस वाले ने ले लिया, इस वाले ने भी ले लिया, कौन सा आएगा नीचे वाला। तो नीचे वाले का बंद तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा हाइड्रोजन के कार्बन, तो वही हाइड्रोजन पे प्लस आएगा और यहाँ कार्बन क्या आएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या बना लेंगे ये बंद। तो वो सेम बन जाएगा, एच है, सी है, ऊपर फिर क्या आया एच, नीचे क्या है आपका एच पर क्या आ गया प्लस, और डबल बॉन्ड क्या आ गया CH2। सही है, CH2 ऐसे लिख दो, चाहे दोनों हाइड्रोजन अलग लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपका गौर करके देखो, टोटल अनुनादी से कितनी बनी, तो 1 2 3 और 4 और बन सकती हैं क्या। तो और देखो आप, यहाँ से CH इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी CH का था, यहाँ से तो 3 जगह से यहाँ तो बन सकती थी। तो गौर करो टोटल कितनी बनी, 1 2 3 और 4। तो ये ध्यान रखना आप, अति संयुग्मन प्रभाव में, अति संयुग्मन प्रभाव में जो अनुनादी संरचना है, अनुनादी संरचना है वो किस पर डिपेंड करती है। देखो ये कार्बोकैटायन था, और कार्बोकैटायन के कार्बन के जस्ट वाला जो कार्बन होता है, यानी कि पहले वाला क्या होता है कार्बन, उस कार्बन क्या कहते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन 3, 1 2 और 3। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ही ज्यादा क्या बनेंगी अनुनादी संरचना है। तो बताओ यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, और संरचना कितनी बन रही है 4। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या भैया अनुनादी संरचना में संज्ञा, या मैं कह सकता हूँ अति संयुग्मन प्रभाव कारण, या सीधा लिख देता हूँ अनुनादी संरचनाओं की संख्या का जो सूत्र है, क्या भैया सूत्र, वो होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 बस एक जोड़ देना। जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे आपके 3, संरचना कितनी बननी थी 4, तो वही लिखा है अनुनादी संरचनाओं की जो संख्या आती है वो आती है अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, हमेशा उससे एक क्या बनेगी ज्यादा बनेगी। तो ये आपका एक कार्बोकैटायन लिया है मैंने आपको, मैं अब आपको और कार्बोकैटायन ले लेता हूँ, और क्या ले लेता हूँ भैया कार्बोकैटायन। तो देखो दूसरे कार्बोकैटायन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखना आप, अगर मेरे पास है CH3, क्या भैया CH3, और फिर क्या आपका CH है, और यहाँ भी क्या लगा दूं मैं CH3, और इस पर प्लस लगा दूं। देखो आप, ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बोकैटायन क्या हो गया 2 डिग्री। कौन सा है ये 2 डिग्री है। तो बात को समझना थोड़ा सा। बताओ इस वाले कार्बन के जस्ट पहला वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा अल्फा, और इस वाले कार्बन के ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा, कहलाएगा अल्फा। तो बताओ इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, और यहाँ भी कितने 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 6। तो उसकी अनुनादी संरचना कितनी बनेगी 7, कितनी बनेगी 7। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल, यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ऐसे लिख दूँ भाई। बताओ कितनी आएंगी इसकी 7, कितनी बनेंगी 7। क्यों बनेंगी, क्योंकि 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 6, और एक आपकी होता ही है सूत्र के अकॉर्डिंग 6 + 6 कितना हो गया 7। फिर देखो आप, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ क्या आ गया आपका प्लस। बात को चेक करो थोड़ा सा ध्यान से कि भाई यहाँ पर आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो भाई कार्बोकैटायन यही है, और कार्बोकैटायन जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा कहलाता है अल्फा, कार्बोकैटायन जस्ट पास वाला क्या कहलाता है अल्फा, कार्बोकैटायन जस्ट पास वाला क्या कहलाता है अल्फा। तो अल्फा कार्बन कितने 3, इस पर हाइड्रोजन कितने 3 6 और 3 कितने हो गए 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने 9, मैं लिख सकता हूँ अल्फा हाइड्रोजन कितने 9, और अनुनादी संरचनाएं कितनी बनेंगी आपकी 10, एक जोड़ना होता है यहाँ भी। इसमें देखो आप, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, तो 3 और 3 6, और अनुनादी संरचना यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी आपकी 7। तो आप बताओ मुझे, आप जो 1 डिग्री था, कौन सा था 1 डिग्री, इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनी थी 4, इसकी कितनी बनेगी 7, और उसकी कितनी बनेगी 10। और ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है स्थायी होता है, जितना क्या होता है स्थायी। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछ लेता हूँ दोबारा से, ये तरीका सीख गए होंगे आप लोग बनाना।
तो बताओ मुझे आप, मेरे पास एक तो है CH3 CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कौन सा डिग्री है 1 डिग्री। दूसरा है CH3 CH और CH3 और यहाँ क्या आ गया प्लस, और एक है आपके पास CH3 C और नीचे भी क्या लगाऊँ मैं CH3, ऊपर भी क्या लगा देता हूँ CH3 और ये प्लस। बताओ यहाँ पर इसमें कुल ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस वाले पर फोकस करो, इसमें कार्बोकैटायन जस्ट पहला वाला कार्बन यही है। बताओ कुल अल्फा, अरे क्या कहोगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3। तो बताओ अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी आपकी 4। भाई एक सूत्र है ना आपका 3 + 1। बताओ यहाँ पर इस पर अल्फा ये है तो 3 और 3 कितने होंगे 6। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, तो अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी 7। बताओ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितनी 9 और अनुनादी संरचनाएं बताओ कितनी बनेंगी 10। और मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्थायित्व। तो इससे ज़्यादा स्थायी सेकंड वाला और इससे ज़्यादा स्थायी कौन सा थर्ड वाला। एक बात और बताओ, अगर मेरे पास केवल ये होता CH3+ कार्बोकैटायन तो है, अरे क्या है ये कार्बोकैटायन, लेकिन क्या इस पर कहीं अल्फा है। तो आप चेक करो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं C है H है और ये आपका H है और यहाँ कौन सा आवेश धन आवेश। तो कार्बोकैटायन था लेकिन इसके बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, और बगल में कोई कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 0। तो अगर हम CH3 की बात करें तो CH3+ की, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने 0 और अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी 1। सूत्र यही है, अगर ये 0 है तो 1 ही तो जुड़ेगा, तो जो है वही रहेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा अनुनादी संरचना 0 डिग्री कहते हैं इसको, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा इसकी है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होती है ज़्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या रहेगी आपकी कम। तो ये कार्बोकैटायनों के स्थायित्व की व्याख्या करता है कौन आपका अति संयुग्मन प्रभाव। लोग सर एक बात बताओ, जो प्रेरणिक प्रभाव है वो भी कार्बोकैटायन की स्थायित्व व्याख्या कर रहा है, और आपका अति संयुग्मन प्रभाव है वो भी कार्बोकैटायन की स्थायित्व की व्याख्या कर रहा है। तो अगर दोनों व्याख्या कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है, वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम किसके द्वारा लगा सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव में कहा था कि ये प्लस है लगाएगा, ये प्लस है 2 जगह से लगाएगा, प्लस है कितनी जगह लगेंगे आपको 3 जगह से। पुरानी वीडियो में कंप्लीट है, मैं बता चुका हूँ आपके लिए। जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव लगेगा उतना ज्यादा स्थायी होगा, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है 3 डिग्री। बात सही है, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उनकी सही जो कंडीशन है उस पर फोकस कर लेते हैं अपन। देखो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक तो है CH3 CH2+ और एक है मेरे पास CH3 CH2+। अब आप गौर करके देखो, इस वाले कार्बोकैटायन पर CH3 का क्या लगेगा प्लस आई प्रभाव, क्या लगेगा प्लस आई प्रभाव, और इस वाले पर किसका लगेगा CH3 CH2 का क्या लगेगा प्लस आई प्रभाव। और मैं प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा चुका हूँ, प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा कौन लगाता है CH3 के CH3 CH2, तो CH3 CH2 ज्यादा लगाता है। और प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से ज्यादा स्थायी कौन सा होना चाहिए, पहले वाला कि दूसरे वाला, तो दूसरे वाला ज्यादा स्थायी होना चाहिए। किसके आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। तो मैं इसके सकता हूँ आई प्रभाव के आधार पर, आई प्रभाव के आधार पर। तो आई प्रभाव के आधार पर ज्यादा स्थायी कौन सा होना चाहिए, तो ज्यादा स्थायी वो होगा जो जिसमें ज्यादा प्लस आई लग रहेगा। तो प्लस आई इसमें क्या लग रहा है एक CH3 का, इसमें क्या लग रहा है CH3 CH2 का, तो यहाँ प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा है और यहाँ क्या है कम है। प्रेरणिक प्रभाव इसका ज्यादा क्यों लग रहा है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, वीडियो नंबर आपकी जो आई थी प्रेरणिक प्रभाव वाली उसको आप चेक कर सकते हैं। तो प्लस आई यानी कि आई प्रभाव के आधार पर, या मैं इस कह सकता हूँ प्लस आई प्रभाव के आधार पर। बताओ ज्यादा स्थायी कौन सा है, अगर मैंने यौगिकों को नंबर दे दूं, ये यौगिक नंबर कौन सा है पहला, ये फर्स्ट है, और ये कौन सा है आपका सेकंड है। तो ज्यादा स्थायी कौन सा हुआ आपका सेकंड, किससे भैया फर्स्ट से, अरे किससे फर्स्ट से। लेकिन अगर आप अति संयुग्मन प्रभाव की बात करो, किसकी बात, अति संयुग्मन प्रभाव की, हाँ ये यौगिक ये फर्स्ट है और ये कौन सा है आपका सेकंड है। तो अति संयुग्मन प्रभाव किस पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर। तो बताओ ये कार्बोकैटायन है, इसका जस्ट पहला कार्बन यही है अल्फा कार्बन है, बताओ इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, तो अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी आपकी 4, पढ़ा चुका हूँ, ये लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन 3 अनुनादी संरचना 4। इस पर देखो ये कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा, और अल्फा पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, और अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी आपकी 3, कितनी बनेंगी 3। भाई फॉर्मूला वही है, अल्फा हाइड्रोजन एक जोड़ देते हैं तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेंगे 3, सही है। बताओ तो अनुनादी संरचना किसकी ज्यादा है, पहले वाले की दूसरे वाले की, तो पहले वाले में कितनी आ रही है 4, दूसरे वाले में कितनी आ रही है 3। तो मैंने आपसे कहा था कि जिसमें अनुनादी संरचना जितनी ज्यादा होंगी उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। तो बताओ ज्यादा किसका होगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ भाई H प्रभाव यानी कि कौन सा प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर, H प्रभाव के
आधार पर। तो बताओ इसके आधार पर ज्यादा स्थायी कौन सा होना चाहिए? तो ज्यादा स्थायी कौन सा होना चाहिए? पहला कि दूसरा? 4 अणुओं संरचना वाला, 3 वाला? 4 वाला, यानी कि फर्स्ट ज्यादा स्थायी होना चाहिए। किससे? सेकंड से। किससे भैया? सेकंड से। तो सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि हमें पहले प्लस आई प्रभाव के आधार पर क्लियर था, दूसरा एच प्रभाव के आधार पर क्लियर था, अब हम कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन किस बात का? इस बात का कि बताओ आंसर प्लस आई प्रभाव के आधार पर देकर आओगे या आपके अति संयुग्म प्रभाव के आधार पर देकर के आओगे। तो ध्यान रखना, अति संयुग्म प्रभाव ज्यादा डोमिनेंट होता है किससे? प्रेरणा के प्रभाव से, यानी कि एच इफेक्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है किससे? आई इफेक्ट से। तो बता मुझे, जो एच इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, जो ज्यादा क्या होता है? प्रभावी होता है, उसकी बात चलेगी। तो ज्यादा प्रभाव कौन सा है? एच प्रभाव। इसकी वजह से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? फर्स्ट। किसकी तुलना में? सेकंड की तुलना में। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसमें कार्बोकैटायन की स्थायित्व का क्रम लगाओ, कार्बोकैटायन की स्थायित्व का क्या लगाओ? क्रम लगाओ, तो ज्यादा स्थायी कौन सा बताओगे आप? तो पहले वाला कि दूसरे वाला? तो पहला वाला ज्यादा स्थायी किससे? दूसरे वाले से। किसके आधार पर? तो आपके अति संयुग्म प्रभाव के आधार पर, क्योंकि अति संयुग्म ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो इसी के आधार पर आंसर देना है आपको, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर आंसर नहीं देना है। इसलिए आपको ये वाला टॉपिक बहुत ढंग से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप IIT का एग्जाम देते हो या नीट का एग्जाम दोगे तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, 11th क्लास में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन 11th के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये आपका, हमने किसके बारे में बात कर ली? तो हमने बात कर ली कार्बोकैटायनों की, उनकी स्टेबिलिटी के बाद क्या कर ली हमने? बात कर ली। मैंने आपको सेकंड कंडीशन और बताया था कि जो अति संयुग्म प्रभाव है, कौन सा भैया? अति संयुग्म प्रभाव की एक कंडीशन और भी है, और वो कंडीशन कौन सी थी? सेकंड वाली। और सेकंड वाली में क्या बताया था कि भाई सिग्मा बंध व पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या भैया? विस्थानीकरण। तो उसकी वजह से जो अति संयुग्म प्रभाव होता है, मैंने संरचना इस प्रकार से बनाई थी कि भाई वास्तव में सिग्मा बंध और पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थानीकरण जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो एल्कीनों में। किस में पाया जाता है? एल्कीनों में। तो मैंने एल्कीनों की कंडीशन बताई थी इस प्रकार से कि भाई CH3 है, CH है और डबल बॉन्ड क्या है? CH2 है। और मैंने इसमें एक स्ट्रक्चर आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि भाई इसमें ऐसा होता है कि भाई C पर कितने H हैं? 3। कितने H हैं? 3 H हैं। और उसके बाद क्या है? C है, सिंगल बॉन्ड यहाँ CH है और यहाँ क्या है? CH2 है, सिंगल बॉन्ड है। और मैंने आपसे कहा था कि भाई पाई बंध बनाने के लिए 2 असंकृत क्या होते हैं? P कक्षक। तो उसके बाद आपके CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो विस्थानीकरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अति संयुग्म प्रभाव की सेकंड कंडीशन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अति संयुग्म प्रभाव हो जाएगा इसमें। अब आप इस एल्किन को ले लो। किसको ले लो? इस वाले एल्किन को। तो मैं अगर इसकी अनुनादी संरचना बनाना चाहूँ तो चेक करो, C है, क्या लगाऊं? H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। सही है। और मैं अब इसको कंप्लीट करा देता हूँ। बताओ बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? हाइड्रोजन के कार्बन, तो वो लेगा जिसकी विद्युत घनता क्या होगी? ज्यादा। किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की के कार्बन की? बताओ किसकी ज्यादा है? तो कार्बन की ज्यादा है। बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे? कार्बन की तरफ। कार्बन पर क्या आएगा? माइनस और यहाँ क्या आएगा? प्लस। अब चेक करना थोड़ा सा, भाई वास्तव में CH3 प्रभाव को प्लस प्रभाव होता है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे? आगे। कहाँ जाएंगे? आगे। देखो ना, अगली अनुनाद से बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? H क्या C? तो C लेगा। और इस H पर क्या आ जाएगा? प्लस। और यहाँ क्या आ गया? C। इधर क्या आ गया? H। इधर भी क्या आ गया? H। सही है। यहाँ क्या आया? माइनस। यहाँ क्या आया? माइनस। और इस वाले बंध के जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो CH2 पर क्या आएगा? माइनस। यहाँ क्या आएगा? प्लस। और ये प्लस इस माइनस के साथ क्या होना लगेगा? बंध, यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या आ गया? माइनस। क्या आ गया? दोबारा चेक करो, इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? आगे। यहाँ पर क्या आया? माइनस। देखो माइनस लगा दिया। और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस। और इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? H के C। तो C यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? प्लस। तो माइनस प्लस क्या बना लेंगे? बंध। और ये H प्लस आपका अलग हो गया। ध्यान देना, इसमें अनुनाद में, सॉरी, अति संयुग्मन प्रभाव में ये बंध टूटता तो है, लेकिन बंध टूटने के बाद ऐसा नहीं कि H प्लस आयन घूमने चला जाए, अपने स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नहीं होता है। बस बंध टूटता है एक क्षण के लिए, उसके बाद ही बंध बन जाएगा। फिर बंध कहाँ से टूटेगा? सेकंड दूसरी जगह से। आपके अल्फा हाइड्रोजन, देखो गौर करना, ये आपका द्विबंधित कार्बन है, उसका जस्ट पहला कार्बन कौन सा कहलाता है? आपका अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसकी भी अनुरचना कितनी बनेंगी? 4 ही बनेंगी। तो एक यहाँ से बन गया, दूसरा यहाँ से बना लेते हैं, तो क्या आएगा? H पर प्लस और फिर क्या आएगा? C। ऊपर क्या आएगा? H, नीचे भी H, बीच में आएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर माइनस। मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हो, मैंने पहले ऊपर वाला तोड़ा था, अब इसको तोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा? प्लस और यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस। प्लस माइनस क्या बना लेंगे? बंद। तो वही बन गया आपका सेकंड कंडीशन। उसके बाद हम थर्ड कंडीशन बना सकते हैं इस प्रकार से, चेक करो। तो ये पहले ऊपर वाला तोड़ दिया, फिर ये टूट गया, कौन सा तोड़ेंगे अपन? नीचे वाला। तो नीचे वाला तोड़ लेते हैं। तो ये H जुड़ा रहेगा, ऊपर वाला भी जुड़ा रहेगा, नीचे वाला टूट के क्या हो जाएगा? H प्लस।
और बीच में क्या लग गया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर क्या आ जाएगा आपका माइनस। तो गौर करो देखो यहाँ इसमें ऊपर वाला टूटा है, फिर इसमें पीछे वाला, फिर ये नीचे वाला, 3 टूटे हैं और इसमें कुल अनुनादी संरचना है। कुल क्या भैया अनुनादी संरचना है। तो रेजोनेटिक स्टेटर टोटल कितनी बनी आपकी 4, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुल क्या भैया अनुनादी संरचनाएं, बताओ कितनी बनी आपकी 4। तो फॉर्मूला वही है, अनुनादी संरचनाओं की संख्या, किसकी संख्या अनुनादी संरचनाओं की संख्या। बताओ अनुनादी संरचना की संख्या का फॉर्मूला बताया था मैंने आपके लिए, क्या कहोगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या भैया संख्या प्लस क्या आएगा 1, प्लस क्या आएगा 1। और फिर वही कंडीशन, जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना बनेंगी उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो ये आपका यहाँ तक जो सिस्टम है। तो मैंने आपको एक एल्किन लिया है और उस एल्किन की क्या बनाने क्या सिखाया, आपको अनुनादी संरचना बनाना सिखा दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा एल्किन एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझना बात को। मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। बताओ CH3CH डबल बॉन्ड जो CH2 है, इसमें ये द्विबंधित कार्बन और द्विबंधित कार्बन के जस्ट पहला कार्बन, तो ये वाला कार्बन इधर ही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। ये कार्बन कौन सा कहलाएगा अल्फा, तो इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन 3, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 3। तो अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। फिर एक और ले लेता हूँ भाई, मान लीजिए मेरे पास है CH3C और मैं आपको फिर इधर ले लेता हूँ CH3 और फिर डबल बॉन्ड CH2। बताओ मुझे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं बताओ। इस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो कितने यहाँ पर 3 और यहाँ भी कितने 3। भाई मैंने कहा द्विबंधित कार्बन का जस्ट पहला कार्बन अल्फा होता है, द्विबंधित का जस्ट पहला कार्बन क्या होता है अल्फा होता है। तो कितने अल्फा हो गए 2, कितने हाइड्रोजन है 3 और 3 6। तो कुल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी आपकी 7। तो बताओ इसकी अनुरचना कितनी 4, इसकी कितनी बनी 7। और फिर बताया मैंने आपको जिसमें जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है स्थायी होता है। फिर मैं और लेता हूँ एक आपके लिए CH3 फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड C और यहाँ H पर मैं एक क्या लगा देता हूँ CH3। बताओ मुझे आप इस वाले द्विबंध की बात कर रहा हूँ, द्विबंधित कार्बन की बात कर रहा हूँ। इस वाले द्विबंधित कार्बन के लिए अल्फा कार्बन 2 हैं, कितने अल्फा कार्बन है 2 और दोनों अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे, 3 और 3 6। ये भी द्विबंधित कार्बन है और इसका ये वाला कौन सा है अल्फा है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा और ये भी क्या है अल्फा कार्बन। तो 3 और 3 6 और 3 कितने होगी 9। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 9 और अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी 10। कितनी बनेंगी 10। और जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्थायित्व होगा, ठीक है ना। एक संरचना मैं और ले रहा हूँ, इसके बारे में भी ध्यान देना आप थोड़ा सा। देखो ये है मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड C, एक CH3 ऊपर लगा देता हूँ, एक लगा देता हूँ नीचे। बताओ इस द्विबंधित कार्बन के लिए ये भी अल्फा है और ये भी क्या है अल्फा, तो 2 अल्फा तो ये हो गए, ऐसे ये वाला भी अल्फा होगा और ये भी क्या होगा अल्फा। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें 12। तो अनुनादी संरचना कितनी बनेंगी 13। तो बताओ सबसे ज़्यादा अनुनादी संरचना किस बन रही है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, तो इसमें सबसे ज़्यादा बन रही है। और बता दिया जिसमें जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना बनेंगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्थायी। तो इससे ज़्यादा स्थायी ये वाला, इससे ज़्यादा स्थायी ये वाला, इससे ज़्यादा स्थायी ये वाला। तो स्थायित्व का क्रम ये होगा। एक एल्किन और ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसमें ये द्विबंधित कार्बन, ये भी द्विबंधित क्या है कार्बन, क्या इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं है। तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। द्विबंधित कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा, तो इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें अतिसंयुग्म प्रभाव नहीं होगा। और इसमें अतिसंयुग्म प्रभाव नहीं होगा तो जो इसका स्थायित्व है भाई, इसके अगर अनुनादी संरचना बनाएंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है और अनुनादी संरचना बनेंगे तो कितनी बनेंगी 1। तो 1 है, यहाँ कितनी है 4। तो इससे ज़्यादा स्थायी ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा। तो बता रहा था मैं आपको अति संयुग्मन प्रभाव की सहायता से हम कार्बोकैटायनों का, कार्बन मुक्त मूलकों का और किसका आपके इनका यानी कि एल्कीनों की स्थायित्व की क्या कर सकते हैं अपन व्याख्या कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्थायी होगा और कौन कम स्थायी होगा। तो ये आपका अति संयुग्मन प्रभाव की कुछ शुरुआत हो गई है कि हम इसमें वास्तव में एल्कीन, अरे क्या भैया एल्कीनों का, कार्बोकैटायनों का और कार्बन मुक्त मूलकों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कार्ब रेनायन या कार्ब एनायन की व्याख्या
नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो चेक करो आप, मान लीजिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ये कार्बन आयन हो, CH3CH, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, CH2 पे क्या लगा देता हूँ माइनस। इसको चेक करो, यहाँ C है, इस पर भी क्या लगाऊँ H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो ये आपका हो गया आपका CH3। और उसके बाद क्या है आपका C, और ये आपका H, और ये H, और यहाँ क्या लगा दो आप माइनस। तो चेक करो, बताओ बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? हाइड्रोजन के कार्बन। तो अगर इस बंद को तोड़ेंगे अपन तो हाइड्रोजन पे तो क्या आएगा प्लस, और कार्बन पे क्या आएगा माइनस। और माइनस कभी माइनस के साथ क्या नहीं बनाता? बंद नहीं बनाता है। इसकी वजह से कार्ब एनायनों में, किसमें या कार्ब एनायनों में कभी भी अतिसंयुग्म प्रभाव नहीं होता है। और इसलिए कार्ब एनायनों की स्थायित्व की व्याख्या हम किसके आधार पर? अतिसंयुग्म प्रभाव के आधार पर नहीं करते हैं। केवल किसके आधार करते हैं? या तो अनुनाद के आधार पर, या किसके आधार पर करते हैं? प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। ये सिर्फ 3 जगह चलेगा, और 3 जगह किस किस में? कार्बोकैटायन में, कार्बन मुक्त मूलक में, और किसमें? आपके एल्कीनों में। तो ये आपके अतिसंयुग्म प्रभाव की कंडीशंस हो गई हैं। अतिसंयुग्म प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है। हालांकि 11th क्लास में का कोई लेना देना नहीं है, 12th क्लास का भी कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से? IIT और नीट के हिसाब से, कि आपका जो अतिसंयुग्म प्रभाव तो कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। जैसे आपका अतिसंयुग्म प्रभाव के अलावा आपने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था, 2 प्रकार का था, प्लस I और माइनस I। ऐसे ही आपने अनुनाद प्रभाव था, प्लस R और माइनस R। ऐसे ही अतिसंयुग्म प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक तो प्लस H प्रभाव, यानी कि धनात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव, और दूसरा होता है आपका माइनस H प्रभाव, यानी कि ऋणात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव। एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटा देता हूँ और इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो प्लस H जो प्रभाव है, कौन सा भैया? प्लस H प्रभाव। यहां से हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव की बजाय अतिसंयुग्म प्रभाव ज्यादा डोमिनेंट क्यों होता है। तो बात को समझना कि भाई ये है बेंजीन वलय, क्या है ये? बेंजीन वलय। और इस बेंजीन वलय पर मैंने लगाया CH3। क्या लगाया भैया? CH3। यहाँ डबल होगा, यहाँ डबल होगा, यहाँ भी क्या होगा? डबल। चेक करो क्या इसमें देखो CH3 का प्लस I प्रभाव तो लगता है, पढ़ रखा है आपने, लेकिन क्या इसमें अतिसंयुग्म प्रभाव होगा? तो चेक करो, बताओ CH बंद के इलेक्ट्रॉन है, और CH के बाद सिंगल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? डबल। तो हो जाएगा, जैसे अनुनाद हो जाता है। तो यहाँ सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन है, और पाई बंद के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे? विस्थानीकरण। तो बिल्कुल क्या होगा? इसमें अतिसंयुग्म प्रभाव होगा। तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस बेंजीन वलय के अंदर। तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन, जैसे अनुनाद में अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? बेंजीन वलय में, तो क्या होता है? प्लस R। ऐसे ही आपके अतिसंयुग्मन होगा इसमें, और अतिसंयुग्मन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बेंजीन वलय में। या मैंने कहा था, इसको एक नाम दिया था, इसको कौन सा भाग? संयुग्मी भाग। कौन सा भाग? संयुग्मी भाग। अगर संयुग्मी भाग में इलेक्ट्रॉन जाएं तो प्लस H, यानी कि धनात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव। और सेकंड जो कंडीशन है वो है माइनस H प्रभाव। तो देखो गौर करना, मैं कंडीशन ले रहा हूँ CCl3 और CCl3 पे बाद में यहाँ लगा देता हूँ बेंजीन वलय। तो बताओ बेंजीन वलय तो लग गई, और अब कंडीशन देखो आप, यहाँ पर डबल है, यहाँ डबल है, और यहाँ भी क्या है? डबल है। बताओ यहाँ C और Cl का सिग्मा बंध है, और सिग्मा बंध के बाद क्या है? सिंगल, और फिर क्या रहा? पाई। तो यहाँ सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बंध के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? विस्थानीकरण। इसी को क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन प्रभाव। तो यहाँ भी अतिसंयुग्मन प्रभाव होगा, लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कार्बन के क्लोरीन। तो क्लोरीन लेगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? प्लस। अगर यहाँ प्लस आएगा तो ये बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन का निकालेगा बाहर। चेक करो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था? कार्बन का हाइड्रोजन। तो कौन ले रहा था? कार्बन। यहाँ क्या आ रहा था? माइनस, यहाँ क्या आ रहा था? प्लस, और बंध टूट रहा था, और यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? बेंजीन वलय को। तो बेंजीन वलय को दे रहा है तो प्लस H, और अगर बेंजीन वलय से चेक करो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कार्बन के क्लोरीन। तो क्लोरीन लेगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? आपका प्लस। तो ये प्लस आ रहा है, तो बेंजीन वलय से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे? बाहर। तो क्या लगेगा? माइनस H प्रभाव। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये माइनस H प्रभाव लगाते हैं आपके क्लोरीन वाले, यानी कि CCl3 CF3 CBr3, ठीक है। तो ये लगाएगा माइनस H, और ये क्या लगाएगा? प्लस H। अब एक बात बता मुझे कि अगर मैं यहाँ माइनस H के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि भाई बेंजीन वलय है, अरे क्या है? बेंजीन वलय। और इस बेंजीन वलय पर मैं लगाऊँ CF3, और फिर लगाऊँ बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय पर फिर मैं क्या लगाऊँ भैया? यहाँ CCl3, और बेंजीन वलय पर फिर मैं क्या लगाऊँ? CBr3, और बेंजीन वलय पर मैं क्या लगाऊँ? CI3। तो एक बात बताओ मुझे, आप बताओगे ना? पढ़ा चुका हूँ मैं, आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ C और F का बंध मजबूत है, या CCl का ज़्यादा मजबूत है, कि CBr का ज़्यादा मजबूत है, कि CI का? तो आप जानते हो C और I का बंध सबसे आसानी से टूट जाता है, और जिसका बंध जितनी जल्दी टूट जाएगा, जैसे मैं यहाँ कहूँगा CI3 था,
तो आई का बंध जल्दी टूटेगा, आई का बंध क्या टूटेगा, जल्दी टूटेगा। अगर ये जल्दी टूट जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस, और प्लस आते यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालेगा बाहर, तो अति संयुग्मन प्रभाव जल्दी लगाएगा। कौन लगाएगा, Ci3। तो अगर आप पूछो इसमें सबसे ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव किसमें लगेगा, तो Ci3 में। यानी कि मैं H इफेक्ट माइनस H प्रभाव का क्रम अगर लगाना चाहता हूं किस किस में, CF3 में, CCl3 में, CBr3 में और CI3 में, तो सबसे ज्यादा H इफेक्ट कौन सा लगाएगा, माइनस H इफेक्ट Ci3 लगाएगा, जिसका बंध पहले टूटेगा। बंध टूटने पर डिपेंड करता है कौन सा प्रभाव, अति संयुग्मन। तो अति संयुग्मन बंध टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो अति संयुग्मन प्रभाव लगेगा। तो सबसे आसानी किसका टूटेगा, आई का, तो सबसे आसानी क्या लगेगा, माइनस H प्रभाव कौन लगाएगा, Ci3। अब हम बात करते हैं अगर माइनस I प्रभाव का क्रम लगाओ, माइनस I प्रभाव का क्रम, तो आप बताओ मुझे सबसे ज्यादा विद्युतता F की, Cl की, Br की, I की, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, F की। तो यहाँ पर उल्टा क्रम होता है, कैसा होता है, उल्टा, यानी कि CF3 की विद्युतता F की विद्युतता सबसे ज्यादा है, तो माइनस I प्रभाव सबसे ज्यादा किसका लगेगा, CF3 का, उसके बाद CCl3 का, उसके बाद CBr3 का और उसके बाद CI3 का। ये ध्यान रखना आप, ये क्या रखना, ध्यान रखना कि भाई इनमें से जो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा लगाएगा I वाला, और आपका माइनस I प्रभाव कौन सा लगेगा, CF3 वाला, दोनों हैं। और इसमें से ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होता है, तो अति संयुग्मन प्रभाव। तो ये ज्यादा डोमिनेंट है, तो उसके आधार पर आप आंसर क्या करोगे, निश्चित करोगे कौन सा प्रभाव काम करेगा। अब हम बात करते हैं प्लस H प्रभाव। तो प्लस H प्रभाव में कोई ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं इनके ग्रुपों का, पर यहाँ पर समस्थानिक अंतर करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई CH3 था, CH3 लग सकता है इसके स्थान पर, या D3 लग सकता है। D का मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, और CT3 ट्राइटेनियम। एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम का द्रव्यमान ज्यादा होता है, और ड्यूटेरियम से द्रव्यमान किसका होता है, ट्राइटेनियम का। तो जैसे अपन ऊपर से कहेंगे नीचे, यानी कि द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि, तो बंध मजबूत होगा। बंध क्या होगा, मजबूत, यानी कि बंध सामर्थ्य जो है इसका क्या होता है भैया, बढ़ता है। कहाँ जाने पर, ऊपर से कहाँ जाने पर, नीचे जाने। तो सबसे ज्यादा बंध सामर्थ्य CH3 का, CD3 का, CT3 का, तो CT3 का। अगर बंध सामर्थ्य ज्यादा है तो बंध जल्दी टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा। तो अगर बताओ जल्दी टूटेगा मुश्किल से, अगर यहाँ T होता तो T का बंध पहले टूटेगा H का, तो मैंने बता दिया T वाले का बंध मुश्किल से टूटता है और H का पहले टूटेगा। जिसका बंध पहले टूट जाए तो पहले किसका टूटेगा, H का, और H का अगर पहले टूटेगा तो सबसे आसान क्या लगाएगा, प्लस H प्रभाव कौन लगाएगा, CH3। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ प्लस H प्रभाव का क्रम, प्लस H प्रभाव का क्रम। बताओ सबसे ज्यादा H प्लस H प्रभाव कौन लगाएगा, तो CH3, फिर उसके बाद CD3 और उसके बाद CT3 प्लस H प्रभाव। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, प्लस I प्रभाव की, किसकी बात करें, प्लस I प्रभाव की, तो गौर करना थोड़ा सा। प्लस I प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो यहाँ CH3 की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CD3, उससे ज्यादा कौन देगा, CT3। यहाँ बंध तोड़ना नहीं है, प्लस I प्रभाव में प्रेरणिक प्रभाव, बंध टूटता नहीं है। वहाँ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, बंध के अंदर ही होता है, तो इसके अंदर तोड़ना नहीं है। तो बंध नहीं तोड़ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन H से ज्यादा D देता है, D से ज्यादा T देता है, तो वहाँ प्लस I प्रभाव का जो क्रम है उल्टा हो जाएगा, यानी कि CH3 से ज्यादा CD3 और CD3 से ज्यादा क्या आ जाएगा, CT3। तो ये आपके किसका, प्लस H प्रभाव का क्रम, और ये किसका, प्लस I प्रभाव का क्रम है, और दोनों लगेंगे तो ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होगा आपका, प्लस H, यानी कि अति संयुग्मन प्रभाव। तो आपको इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि कौन सा प्रभाव ज्यादा डोमिनेंट लगता है, कौन क्या लगाता है, कौन सा अति संयुग्मन ज्यादा लगा रहा है, कौन सा कम लगा रहा है, डिपेंड करेगा। हमें बंध तोड़ना पड़ेगा, क्या तोड़ना पड़ेगा, बंध तोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, अति संयुग्मन प्रभाव के लिए। कौन सा वाला, C और H वाला, या C और D वाला, या C और T वाला। तो इसमें सबसे आसानी से CH टूटता है, जिसका आसानी टूटेगा वो आसानी से अति संयुग्मन प्रभाव देगा। इसमें सबसे आसानी से किसका टूटेगा, C आएगा, तो सबसे आसानी से CI3 अति संयुग्मन प्रभाव देगा। लेकिन प्रेरणिक प्रभाव में आपका सीधा होता है, तो प्रेरणिक प्रभाव CF3 का सबसे ज्यादा लगता है, और यहाँ प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा किसका लगता है, CT3 का लगता है। तो इसी के साथ हमने अति संयुग्मन प्रभाव कंप्लीट करा दिया और इसके संबंधित कुछ चीजें बता दी हैं। इसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी बात कब करेंगे अपन, नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे।